नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश भर में छठे चरण का चुनाव चल रहा है। छठवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश के 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल और बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। बता दें कि मनोज तिवारी, महबूबा मुफ्ती और कन्हैया कुमार समेत कई दिग्गजों की किस्मत अब दांव पर है। दोपहर 1 बजे तक 39% मतदान फिलहाल हो चुका है, लेकिन छठवें चरण में 889 कैंडिडेट्स की जिन दाव साख पर लगी है। छठवें चरण में 889 कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी की मेनका गांधी, संबित पात्रा, मनोहर लाल खट्टर और मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के कन्हैया कुमार और राज बब्बर चुनावी मैदान में है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में देश की 543 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें से 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुए, जहां 62.2% वोटिंग हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि छठवें चरण में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्योंकि लगातार वोटिंग जारी है। अभी तक दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया है, 39.1% फिलहाल मतदान हुआ है। लेकिन बता दें कि बंगाल का जो लड़ाई है कितनी दिलचस्प है, कितनी कांटे की टक्कर है, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। बंगाल के जंग महल इलाके में चुनावी जंग है। पश्चिम बंगाल में 5 जिलों के जंग महल क्षेत्र में शनिवार को मतदान किया जा रहा है। जंग महल इलाके में 8 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़, तमलुक, कांथी, घाटल और बिष्णुपुर है। 2019 के लोकसभा चुनावों में 8 सीटों में बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक बड़ा मार्जिन उन्होंने देखा था। लेकिन कांथी में जो बीजेपी नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो उसका गढ़ माना जाता है और यहाँ उनके भाई शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि तमलुक में बीजेपी से जो रिटायर्ड जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि टीएमसी ने उनके खिलाफ में 2021 के विधानसभा चुनाव में खेला होबे गीत लिखने वाले युवा नेता देबांगशु भट्टाचार्य को चुनावी मैदान में उतारा। देखना होगा कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प है, कौन यहां से बाजी मारेगा। दिल्ली की 7 सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर एक ही चरणों में यानी कि छठवें चरण में सभी 7 सीटों पर वोटिंग लगातार की जा रही है। लेकिन 2019 का जो आंकड़ा देखें तो बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस चुनाव में दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस आपके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनावी मैदान में है, क्योंकि दोनों पार्टी का गठबंधन है। आप 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और पूर्वी दिल्ली सीट से कुलदीप कुमार और दक्षिणी दिल्ली से राम पहलवान को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ा चेहरा माना जाते हैं मनोज तिवारी। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सरावत और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स जो हमने आपको बताएं, इनकी साख अब दांव पर लगी है और कहीं ना कहीं ये सभी चेहरे जो है दिग्गज माने जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीटों में से कितनी सीटें जीतेगी, ये एक आंकड़ा होगा। अगर एक भी सीट अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो उनके खाते में कम से कम 1 सीट जाएगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी सभी सीटों पर काबिज है, यानी कि 7 सीटों पर काबिज है। 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार कांटे की अगर टक्कर है। कन्हैया कुमार, उदित राज क्या खेला करते हैं, ये देखना होगा। और इसी के साथ देखिए हमारे साथ में बात करने के लिए कमलेश गुप्ता हंडिया से संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हैं, वो पूरी सीट का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ हमारे साथ में आलोक सिंघई जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सभी सीटों का वो भी पूरी सीटों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आकाश मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता है, वो भी दिल्ली की सीटों का क्या कुछ समीकरण है वो बताएंगे। सबसे पहले आलोक सिंघई सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 58 सीटों पर वोटिंग फिलहाल जारी है, लेकिन वोटिंग जो परसेंट है कम ही देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम 5वें चरण की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा था इससे अधिक था, लेकिन अब हम कम वोटिंग देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो कम वोटिंग है वो किसी ना किसी पार्टी का खेला करेगी? किस पार्टी का खेला करेगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल
बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से ये कम वोटिंग आ रही है, पहले तीसरे चरण के बाद में तीसरे चरण में और चौथे चरण में अच्छी वोटिंग आ गई थी, लेकिन अभी जो वोटिंग है वो कम दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी चीज तो टेम्परेचर है। पूरे देश में तेज गर्मी की लहर चल रही है और उसका असर भी चुनाव पे पड़ रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। और लेकिन एक और भी बात है कि इन 6 चरणों के बाद में जिस तरीके से तक आते आते 6 चरण आते आते जिस तरीके से जो देश में कंसेंसस बनी है, जो जन शिक्षण हुआ है, मास एजुकेशन जो हुआ है, उसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने ये सोच लिया है कि मोदी जी अब इस बार फिर सत्ता में लौट रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का वोटर और खुद में अपराध बोध से ग्रसित हो गया है। इतने सारे आरोप लगा दिए गए, इतनी सारी बातें सामने आ गई हैं कि वो मतदाता सोच रहा है कि हमें क्या करना, हम वोट देते रहे इतने सालों से, अब वोट देने नहीं जाना है। तो हमें लगता है कि ये सारा चीज जो है ये मोदी जी के पक्ष में तो है, लेकिन मोदी जी की जीत बहुत ज्यादा होगी इसमें थोड़ी सी शंका हो जाती है, क्योंकि अंतराल कम होगा, कम वोटिंग हो रही है। पर फिर भी जो बीजेपी का वोट है वो बीजेपी को पड़ रहा है और विपक्षी दलों का जो इंडी गठबंधन के वोट है वो कम हो रहे हैं। जिन सीटों में पूर्वांचल के क्षेत्र में जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत डेंस जन शिक्षण किया है, उसका नतीजा भी है कि वहां भी वोटिंग जो है प्रभावित हो रही है। तो हमें लगता है कि ये सारी वोटिंग जो है बहुत हद तक सत्ता के प्रो गवर्नमेंट सत्ता के समर्थन में ही है और ज्यादा लोग जो है वो नहीं जा रहे हैं कि ठीक है मोदी जी को आ जाने दीजिए, हम नहीं जाते वोट। बिल्कुल बिल्कुल, ये संकेत दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। कमलेश गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप संवाददाता हंडिया से हैं। कमलेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनावी जंग चल रही है, अभी तक कितनी फीसदी वहां पर मतदान हो चुका है और किन सीटों पर किन का पल्ला भारी दिख रहा है? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि लगातार जो इतनी गर्मी और धूप के बाद भी जो जनता है वो लगातार पोलिंग बूथ पे डटी हुई है और अपने जो कैंडिडेट हैं, जो उनके लोग हैं, उनको मत देने के लिए लगातार वो काफी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। उन्हें धूप और गर्मी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जो सियासी पारा चल रहा है, अभी तक इसका कोई रुझान नहीं मिल पा रहा है कि आखिर जनता का मूड किस तरफ है। कुछ लोग तो बताते हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि हमें वर्तमान सरकार चाहिए। तो इसमें बता पाना या कयास लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर किस तरफ पल्ला भारी है और रूट किस तरफ करवट लेगा। ये तो आने वाले 4 जून को ही नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग चाली है, यहाँ पे जो लोग हैं लगातार जो लाइनों में लग के, कतारों में लग के अपनी बातें भी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पे एक कयास लगाया जा सकता है, या तो वर्तमान सरकार दोबारा भारी मतों से आएगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा। इसी के कयास में जो लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं, वो अपनी जो चीजें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उन पे लगातार चल रहे हैं। अगर बात की जाए भदोही लोकसभा की, तो भदोही लोकसभा एक कालीन नगरी के नाम से मशहूर है। कालीन नगरी भदोही देश विदेश में भी मशहूर है। यहाँ पे जो वर्तमान में जो प्रत्याशी उतरे हैं, ललतेज त्रिपाठी टीएमसी इंडिया गठबंधन से और भाजपा से उतरे हैं डॉक्टर विनोद कुमार बिंद। दोनों ही राजनीतिक व्यक्ति हैं, दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद मझगवां से विधायक भी है वर्तमान में, और जो ललतेज त्रिपाठी जी हैं ये पूर्व विधायक रह चुके हैं और इनके परदादा कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं दोनों में कांटे की टक्कर है और जो लोग का जो जनाधार है वो कहीं न कहीं लगातार बढ़ता नजर आया है। लोगों के बीच में उनकी चर्चा चलती नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कमलेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए बीजेपी ने विनोद कुमार बिंदु को उतारा है, ललितेश त्रिपाठी को टीएमसी ने उतारा है, हरिशंकर को बसपा ने उतारा है। तो क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या सिर्फ एक पक्षीय, क्योंकि टीएमसी की भी यहाँ पर एंट्री है, सपा यहाँ पर नहीं है? देखी जा रही है, साफ तौर पे यहाँ 2 दलों में लड़ाई है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने अपने प्रत्याशी की फेरबदल की है, कहीं न कहीं उसका वोट बैंक उसी में डगमगाया हुआ है। और बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी की इसलिए लहर बनी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं
वो पूरी तरीके से टीएमसी के साथ लग चुके हैं। जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो पूरी तरीके से टीएमसी के साथ लग चुके हैं। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी पूरी तरीके से टीएमसी के साथ लगे हुए हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो टीएमसी का प्लस पॉइंट ये भी है कि समय रहते उन्होंने अपना कैंडिडेट भी मैदान में उतार दिया, जबकि विनोद बिंद को कुछ समय बाद उतारा गया। हालांकि विनोद बिंद ने काफी मेहनत की है और दोनों के पलड़े इस समय भारी है। आज कयास भी नहीं लगा। बिल्कुल, देखिए कमलेश, अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों पर अगर नजर डालते हैं, वहां के आंकड़े अगर लेते हैं तो देखिए 55% वहां पर पिछली बार वोटिंग हुई थी। लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो बसपा के रंगनाथ मिश्रा रहे थे। रंगनाथ मिश्रा हालांकि वो हारे चुनाव, लेकिन क्या बसपा इस बार टक्कर दे पा रही है? बसपा की जो स्थिति इतनी मजबूत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से तो देखिए ललितेश मिश्रा है ही, लेकिन जो बीजेपी को उम्मीदवार है विनोद कुमार बिंद, वो दोबारा इस बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी थे, इस बार भी है। नहीं, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विनोद बिंद मझगवां से विधायक हैं। हाँ। और यहाँ के जो पूर्व सांसद रमेश बिंद थे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है और उन्हें इस बार टिकट न देने के कारण वो नाराजगी जताकर पार्टी छोड़ दिए हैं और मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पे इंडिया गठबंधन से मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि विनोद बिंद पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें मझगवां विधायक होते हुए भी भदोही लोकसभा सीट से टिकट दिया है। हालांकि भदोही लोकसभा सीट पर जो विनोद बिंद है उनके जो समर्थक हैं उनमें के उत्साह भी देखे गए हैं और जो उन्होंने अपना दमखम दिखाया है वो भी देखे गए हैं। साफ तौर पे अगर बात की जाए तो अभी ये कयास लगाना कतई नहीं ठीक होगा कि आखिर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सा नेता अभी आगे चल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो जनता है वो वोटिंग के लिए इस तरीके से आतुर है कि यहाँ पे लोग जो देख सकते हैं, मेरे पीछे जो भीड़ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो ठीक है मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता का ठीक है कमलेश, मैं आपके पास में आऊंगा। आकाश जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आकाश दिल्ली से पूरी सीटों का विश्लेषण करेंगे। आकाश, क्या लग रहा है इस बार की दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप करने की परिस्थिति में है या विपक्षी गठबंधन एक आध सीटों को जीतने में कामयाब रहेगा? बता दूं कि दिल्ली में छठे की 7 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जो है वोटर्स काफी उत्साह देखने को मिल रही है। दिल्ली में अगर 1 बजे तक बात की जाए तो 39.13% जो वोटिंग हो गई है। इससे पहले दिल्ली में अगर सुबह 9 बजे की बात की जाए तो 8.94% मतदान हुआ था। इस बार जो है दिल्ली की जो राजनीति है उसको समीकरण को देखते हुए 7 सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो वही 3 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। वही भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस बार जो है दिल्ली में अपने 6 सांसदों को टिकट ना देकर उनकी जगह पर अन्य उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। मौजूदा अगर सांसद की बात करूं तो मनोज तिवारी को भाजपा ने फिर उत्तर पूर्वी जो सीट है उस पे जो कैंडिडेट बन के उतारा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में जो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। मनीष, बिल्कुल, और देखिए जिस सीट का आपने जिक्र किया है वहां से कन्हैया कुमार भी चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन ने जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, एक परफेक्ट नेता माने जाते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा। क्या लगता है आपको कि कन्हैया कुमार जो मनोज तिवारी है उनको टक्कर दे रहे हैं या नहीं, या मनोज तिवारी का पल्ला कमजोर नजर आ रहा है? आपको बताना चाहूंगा कि मनोज तिवारी और कांग्रेस गठबंधन से कन्हैया कुमार इस बार कांटे की टक्कर है उन दोनों के बीच में। बिल्कुल ठीक है। एक और सीट का मैं जिक्र करना चाहूंगा आपसे कि देखिए एक जो नई दिल्ली सीट है वहां से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है। सोमनाथ भारती को जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जो सुषमा स्वराज का नाम एक बड़ा माना जाता है, विदेश मंत्री रह चुकी है, उनकी बेटी को इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। वो भी एक वकील है, यानी कि ये जो नई दिल्ली की लड़ाई है वो वकील बनाम वकील की लड़ाई है। क्या लगता है आपको कि कौन सा वकील ये केस जीतेगा? देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी की जो नई दिल्ली सीट पर इस बार जो काफी चर्चा बनी हुई थी इस सीट पर। इस सीट में बीजेपी से जो सुषमा स्वराज है उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया था। बांसुरी स्वराज जो है पिछले काफी समय से भाजपा से जुड़ी हुई थी और बांसुरी स्वराज का मुकाबला नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है सोमनाथ भारती से हो रहा है। फिलहाल जो सोमनाथ भारती है वो दिल्ली से 3 बार विधायक रह चुके हैं और ये संयोग की बात है कि बांसुरी स्वराज और सोमनाथ
भारती दोनों पेशे से वकील है, तो काफी दिलचस्प मुकाबला दोनों को देखने को मिल रहा है। मनीष, बिल्कुल। और देखिए जो सालों दर्जनों साल पहले, जैसे 48 साल पहले की बात करूं, कि वो इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर पिछले आंकड़े निकाल कर देखें तो उस वक्त भी जो बांसुरी स्वराज की मां है सुषमा स्वराज, वो चुनावी मैदान में थी और कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल थे, तब भी ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी। और अब देखिए फिर से दोबारा वो इतिहास दोहराया जा रहा है वकील बनाम वकील का। जी 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 मनीष, देखिए अगर नई दिल्ली की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए 7 सीटों पर अब की बार जो है मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है मनीष। बिल्कुल ठीक है। मैं लौट करके आलोक सिंघई सर आपके पास में आना चाहूंगा। आप ने देखा किस प्रकार से कमलेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने भी पूरी सीटों का विश्लेषण किया कि जनता के मन में क्या है, जनता किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रही है। आकाश मिश्रा जी ने बताया दिल्ली की परिस्थिति क्या है इस बार। लेकिन क्या लगता है सर आपको, इस बार का जो 6वें चरण का जो चुनाव है, कितनी सीट किस पार्टी को मिल सकती है? जी, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सीट बढ़ रही है, हाँ। उसका कारण है बीजेपी ने बहुत अच्छे ढंग से कैंपेन चलाया है। लेकिन आप ये भी मान लें कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी ऐन चुनाव के वक्त आए थे, उसके कारण यूपी की सीटें भी प्रभावित हो रही है। हाँ। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बीच में और इंडी गठबंधन के बीच में ये संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं से हमें एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाना है। ये बात कही जाती है कि एक बहुत प्रचलित कहावत है भारत में कही जाती है कि रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। हालांकि ये बिल्कुल असंगत है। ये कहावत जो है चुनाव पे फिट नहीं होती है। कोई गवर्नमेंट यदि अच्छा काम कर रही है तो उसकी नीतियों का समर्थन करना चाहिए। खासतौर से यही मीडिया के क्षेत्र में भी ये कहा जाता है कि साहब जो है सरकार का विरोध करना चाहिए। नहीं भाई, जो सरकार के पक्ष में यदि काम अच्छा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये देश में जिस तरीके से जन शिक्षण किया गया है, संवाद हुआ है, उसका असर हो रहा है और ये 6वें चरण तक आते आते बहुत ज्यादा हो गया है। और इस 6वें चरण में भी जो है एनडीए को ज्यादा सीट्स मिल सकती है। बिल्कुल, अब देखना होगा सर कि एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन जो अमित शाह ने कहा कि अभी तक हम 300 से ऊपर सीटें जीत चुके हैं, क्या उनका दावा सही है? हाँ, ये अनुमान है जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उनका। जैसे ही वोटिंग होती है तो एक फोन किया जाता है उनकी एजेंसी की तरफ से, वो सबको पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। उसके आधार पे एक सैंपल ले लेते हैं, तो उस सैंपल के आधार पे वो ये बात कह रहे हैं। तो हो सकता है उनका सैंपल आ रहा हो, लेकिन सैंपल 100% सही होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो अभी चूंकि ये पूर्वानुमान है, लेकिन फिर भी उनका दावा है। अब ऐसा तो दावा केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, इस तरीके की बात तो सब लोग कर रहे हैं। ये बात तो चुनाव के दौरान की जाती है कि हम चूंकि जीतते हुए दिखे ताकि हमें ज्यादा समर्थन मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने व्यवस्थित ढंग से ये अभियान लड़ा है, ये चुनाव लड़ा है, इसलिए लगता है कि उनकी बातें जो है कारगर हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए दूसरी तरफ अगर हम बिल्कुल और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस का दावा देखें, कांग्रेस की तरफ से कल ही टिप्पणी की गई थी कि हम 200 सीटों से ऊपर जीत चुके हैं और जो 6वें और 7वें चरण के चुनाव होंगे तो वो हमको बहुमत दिलाएंगे। यानी कि अभी जो आज जो वोटिंग हो रही है वो कांग्रेस को बहुमत दिलाने वाली वोटिंग हो रही है। ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। मनीष जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है, आप ये देखें, हमने कई चुनाव देखे हैं और तब से लगातार ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से 14 के बाद में जो भारत में हितग्राही मूलक योजनाएं शुरू की गई हैं, आप ये देखें कि इतनी बड़ी मात्रा में पहले क्या होता था, पैसा कुछ उद्योगपतियों के माध्यम से दिया जाता था। पूरा फिलॉसफी पे चुनाव है। ये चुनाव ये कह रहा है, अभी तक की जो नीतियां थी कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की, उनका ये था कि चंद लोगों तक पैसे पहुंचाओ, वो रिस्क के समाज के नीचे तक जाएगा। वैसा हुआ नहीं, 70 सालों में नहीं हुआ। मोदी सरकार ने उल्टा काम किया है। इसने ये किया है कि डीबीटी विधि से जो डायरेक्ट बेनिफिट देने की प्रक्रिया से आम मतदाता तक, आम नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया और उस योजनाओं के लाभ पहुंचाने में किसी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये पहली बार हुआ है। बिल्कुल, आज तक इसके पहले किसी चुनाव में नहीं हुआ। बिल्कुल। और कुल मिलाकर देखें कि जो मोदी सरकार ने बिचौलियों को खत्म किया, क्योंकि कई रैलियों में उन्होंने भी कहा, कई मंचों से उन्होंने भी कहा कि हम सीधा डीबीटी के माध्यम से लोगों को सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी में इफ वट की कोई भी गुंजाइश नहीं छूटती, क्योंकि हमने बिचौलियों को बिल्कुल खत्म कर दिया। और ये बिल्कुल सही बात है
कि बिचौलियों के पास से जब पैसा होकर गुजरता था तो कहीं ना कहीं उसको छन जाता था। जैसा कि राजीव गांधी जी ने भी इसका जिक्र किया कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 रुपये खा जाते हैं। तो उस बिचौलियों को खत्म करना एक बड़ी चुनौती तो थी, लेकिन उसको खत्म कर दिया तो बड़ी बात भी है, क्योंकि अब जनता तक जो हितग्राही है उस तक सीधा योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये जमीन पे हुआ है, असल में ये वास्तविकता है। डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट चले वो जमीन पे दिख रहे हैं। आप ये देखें कि पूरे देश में सारे शहरों इस तरीके से बन गई हैं, गांव-गांव तक सड़कें बन गई, नहरें बन गई हैं, और अब तो नहरों की जगह पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो चीजें हुई, हर घर में नल लग गया है, बिल्कुल, शौचालय बन गए, बिल्कुल, ये सारी चीजें पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा है, और कहीं ना कहीं यही दावे जो है वो दूसरी पार्टी के कारगर होते नहीं दिख रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2019 से 2024 में हमने जब प्रवेश किया वोटिंग में तो मुद्दे भी वही रहे, और मुद्दे कम से कम जमीन पर उतरे तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। कमलेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आज जब आपकी तस्वीरें देख पा रहा था तो लोग विक्ट्री का साइन कर रहे हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या उनके मुद्दे रहे, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। जी बिल्कुल, बात करने का पूरा प्रयास करता हूँ जो यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार साहू, नगर पंचायत इंडिया। और किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप? हमारा मुद्दा देश हित। मतलब देश हित किसका? देश हित तो सभी के साथ है। भाजपा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं हमारे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप? राष्ट्र के नाम वोट कर रहे हैं, मोदी सरकार के नाम। लेकिन बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? कमलेश जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल, कमलेश जी मैं आपके माध्यम से एक सवाल जानना चाहूंगा कि बीजेपी को ही वोट क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की कौन सी नीति, कौन सी योजना आपको पसंद आई? बीजेपी के को ही वोट क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की कौन सी नीति, कौन से योजनाएं आप लोगों को पसंद आई है? बीजेपी का विकास के नाम पर, और जो है काम बढ़िया हो रहा है मंदिर के नाम पर, और सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम कर रहे हैं। किसान भी खुशहाल है और रोजगार भी बढ़िया चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है। हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी को। राम मंदिर का मुद्दा भी अभी राम मंदिर का मुद्दा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन राम मंदिर तो बन गया, उसके अलावा आपके मुद्दे क्या चाहते हैं कि जो नई सरकार का गठन हो, जब 18वीं लोकसभा का गठन होगा तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कौन सी योजना लेकर आए जिससे आपकी और बेहतरी हो सके? मंदिर बन गया है, राम मंदिर तो बन गया है, अब जो सरकार आएगी क्या योजनाएं लेके आए जिस मुद्दे पे आप काम जो है एनआरसी लाएगी। हम लोग हमारी सरकार आने पर एनआरसी, और जो है काशी मथुरा बाकी जो है उसका भी मंदिर बनेगा। हमारे साथ कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रणजीत कुमार केसरवानी। किन मुद्दों पे आप वोटिंग कर रहे हैं? हमारा मुद्दा है कि यहाँ व्यापारी बहुत खुशहाल है। इस सरकार में व्यापारी निर्भय होकर अपना व्यापार कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं, और हमारे इंडिया कस्बे में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। योगी सरकार, मोदी सरकार की जो पहल है गुंडों को समाप्त करना, इस मुद्दे पे हम वोट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग और हमारे साथ में बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश जायसवाल, सभासद मच्छी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप यहाँ पे वोटिंग? विकास के मुद्दे वोट कर रहे हैं। आपको विकास दिखाई दे मेरा चारों तरफ, आवास से लेके, सड़क से लेके, नाली से लेके, शौचालय से लेके, इतना विकास है। महिला सुरक्षा से लेके आपको क्या दिख रहा है? पूरे एरिया में आप टहल लीजिए। इसके पहले भी सरकार रहती थी, उस समय के जमाने में, आज जमाने में अंतर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आप तो पूरे भ्रमण कर रहे हैं हर क्षेत्रों में, आपको विकास नहीं दिख रहा है? क्या लगता है कि अन्य सरकारें क्या बनेंगी, उनमें विकास नहीं होगा? अन्य सरकारें कहाँ विकास कर रही हैं? वो तो इसके पहले थी, तो आपने देखा नहीं कितना विकास हुआ था। सब घोटाले में ग्रस्त थे, अपने आप में मस्त थे, तो कहाँ से विकास आपको दिख रहा था? अब बताइए, विकास हो रहा नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, और क्या चौतरफा विकास हो, चौमुखी विकास हो रहा है। आपकी बात तो जो संशय है वो भी दूर हो जाएगा। चलिए ठीक है कमलेश जी, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में विकास का मुद्दा है, लोगों के जहन में अभी भी राम मंदिर का मुद्दा है, लोगों के जहन में अभी भी वो योगी और मोदी की योजनाएं घर कर गई है, और वो खुलकर पहली दफा है जो खुलकर वो अब वोटिंग कर रहे हैं, अपने खुलकर विचार व्यक्त कर रहे हैं और खुले विचारों से वोटिंग कर रहे हैं। आलोक सिंघल जी, ये कितनी बड़ी बात है कि लोग अब खुलकर मतलब वोटिंग करने लगे हैं। छोटी सी टिप्पणी आपकी।
बिल्कुल। दरअसल में मनीष जी, ये भारत में इतने बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कार्यकाल में चुनाव लड़ा है। आप इसको ये मत सोचिए कि ये अभी अभी चंद दिनों की तैयारी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने, और खास तौर से मोदी जी के खुद के इंटरेस्ट की वजह से इतने सालों से वो लगातार तैयारी करते रहे, एक एक योजना की और शायद समीक्षा ये करते उसी का परिणाम और है। उसका नतीजा है कि वो लोगों तक ये समझाने में सफल हो पाए हैं कि हमने डेवलपमेंट की किस धारा को आगे बढ़ाया। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि जो परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद और राष्ट्रवाद की, ये परिवारवाद की वजह से लोगों की योजनाएं जो है वो चंद लोगों के हाथों में सिमट गई थी। ये पहले से महसूस किया जा रहा था। बिल्कुल। और शायद उसी का परिणाम है कि आज, बिल्कुल, और आज उसी का परिणाम है कि आज लोग खुलकर वोटिंग कर रहे हैं, खुले मन से वोटिंग कर रहे हैं, और वही योजना, वही नीतियां लोगों के जहन में। फिलहाल समय इतनी ही इजाजत देता है हमको सर, विदाई लेने का वक्त है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि 6वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 39% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। देश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अब अगर आपने भी अभी तक वोटिंग नहीं की है तो सबसे पहले आप करिए मतदान, फिर करिए जलपान। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।